नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। एक बार फिर खराब मौसम के चलते जगह जगह रुके यात्री, 11 बजे बाद श्रद्धालु नहीं भेजे जाएंगे केदारनाथ। हिंसाग्रस्त मणिपुर में फंसे उत्तराखंड के 17 छात्र पहुंचे देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से अपने घरों के लिए हुए रवाना। खुलने वाले हेमकुंड के कपाट, अभी भी 10 फीट बर्फ से ढका है धाम, रास्ता साफ करने में जुटे हैं जवान। 4 धाम यात्रा पंजीकरण का आंकड़ा पहुंचा 27 लाख के पार, केदारनाथ के लिए हो रहे सबसे ज्यादा पंजीकरण। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा यात्री कर चुके हैं 4 धाम यात्रा के दर्शन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत में पहुंचने पर उन्हें संपर्क फाउंडेशन द्वारा स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर संपर्क फाउंडेशन के अध्यक्ष और स्थानीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आपको बता दें कि संपर्क फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के कुल 137 स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए संस्था का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज चंपावत में आयोजित संपर्क फाउंडेशन द्वारा स्थापित स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम में आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम को हासिल करेगा। आपको बता दें कि संपर्क फाउंडेशन द्वारा पहले चरण में 137 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें बच्चे खेल खेल में ज्ञान को हासिल कर पाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार के माध्यम से छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से सभी हमारे 137 जो हमारे विद्यालय हैं वो सारे के सारे स्मार्ट क्लासरूम में नई डिवाइस के रूप में नई शिक्षा के नवाचार अपनाएंगे। और ये हमारा पहला जनपद है जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है। और जनपद हमारा आदर्श जनपद के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में हमारे बच्चों को नवाचार मिले, स्मार्ट क्लासेस मिले, स्मार्ट ब्लॉक मिले, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत सीखने का। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में गुणोत्तर रूप से बढ़ोतरी करने के लिए ये कार्यक्रम हमारा बहुत प्रमुख। मणिपुर में पढ़ रहे छात्रों को उत्तराखंड सरकार द्वारा सकुशल वापस उत्तराखंड लाया गया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर 5:30 बजे मणिपुर से सभी छात्र सुरक्षित पहुंचे, जहां से सुरक्षा के बीच इनको घरों के लिए रवाना किया गया। मणिपुर में हुई हिंसा को देखते हुए सीएम के निर्देश पर बच्चे रेस्क्यू किए गए। एयरपोर्ट पर पहुंचे सभी छात्रों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। जो मणिपुर स्टेट में इस तरीके से माहौल अभी चल रहा है वहाँ पर, तो उसको देखते हुए अभी हमारे राज्य के कुछ बच्चे वहाँ पर जो है स्पोर्ट्स कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और कुछ जो है NIT में इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो उसमें से हमारे 10 बच्चे तो स्पोर्ट्स के आए हैं और 5 जो है वो उसमें फैकल्टी भी हैं, NIT से आए हैं। तो वो सब लोगों को वहाँ से यहाँ पर आए हैं बाई ईयर, तो हम लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। और अभी हम उनका स्वागत करके अभी उनको हम बिठा रखा है लॉन्च में, उसके बाद हम उनको उनके घर तक पहुँच। से सरकार की पहल है, ये सीएम साहब खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किस तरह से आपको दिशा निर्देश भी दिए गए और आप खुद बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे भी हैं? जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिलाधिकारी महोदय और हमको यहाँ पर भेजा गया, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हम लोगों ने इनको रिसीव कर रहे हैं और उनको अभी तक जहाँ तक निर्देश है वहाँ तक हमको भेजे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे टिकट्स किए और हमको यहाँ पर दोबारा लाने का मौका दिया। और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ सेफली पहुँच पाई। उत्तराखंड में इस साल 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी, जिसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की थी। वहीं 22 फरवरी से 10 मई तक लगभग 27 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा 9 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है, जबकि अब तक चारों धामों में 6.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं खराब मौसम के चलते 15 मई तक केदारनाथ के लिए नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड में लगातार भूकंप के झटके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि आए दिन उत्तराखंड की धरती भूकंप के झटकों से डोलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में गुरुवार को सवेरे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप गुरुवार को 5:01 पर आया। इसकी जमीन में गहराई 10 किलोमीटर बताई गई है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं है। अवैध मजारों और धार्मिक स्थलों पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें कि तहसीलदार विकास नगर चमन सिंह के द्वारा सैला कोई शीशमबाड़ा कूड़ा घर निस्तारण केंद्र के बराबर में बनी अवैध मजार पर JCB चलाकर कार्रवाई की गई। तहसील प्रशासन के द्वारा 2 मजारें ध्वस्त की गई। वहीं बताया गया कि कुल 25 मजारें चिन्हित की गई थी, जिस पर बुधवार सुबह दिन निकलते ही कार्रवाई की गई। तहसील प्रशासन के द्वारा सैला कोई शीशमबाड़ा में 1 मजार ध्वस्त की गई। अब प्रशासन के द्वारा सैला कोई में 4, पाहुवाला में 2, कैचीवाला में 1 मजार को ध्वस्त किया गया। वहीं शंकरपुर में भी 2 मजारों को ध्वस्त किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के निर्देशन के क्रम में हमारे द्वारा
सरकारी ज़मीनों पर जो धार्मिक संरचनाएं बनाई गई थी उनको चिन्हीकरण करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जो सोमवार से हमारे द्वारा की जा रही है। कल हमारे द्वारा 4 धार्मिक संरचनाओं को तथा आज अभी तक 4 धार्मिक संरचनाओं को सरकारी ज़मीन से ध्वस्त किया गया। अभी आगे कितनी चिन्हित की गई है? किसी तरह के अवशेष नहीं, अब विशेष किसी धार्मिक संरचना में अभी तक नहीं मिले। कितनी और चिन्हित की? आज जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है उसमें 11 मज़ारों का ध्वस्तीकरण किया गया, जो 8 सेलाकोई क्षेत्र में है और 3 जो सहसपुर क्षेत्र में। सर, इससे पहले भी कार्रवाई रही कल किया गया था। कल सहसपुर क्षेत्र में 4 जो अवैध अनाधिकृत संरचनाएं थी उनको ध्वस्त किया गया था। सर, क्या इन सभी कब्रों में या मज़ारों में अवशेष प्राप्त हुए हैं ध्वस्तीकरण कार्रवाई में? नहीं, अभी जो हमने कल और आज में जो कार्रवाई की गई थी उसमें इस तरह के अवशेष कहीं प्राप्त नहीं है। तो कितने भी और हुए? अभी ये चिन्हीकरण की कार्रवाई भी साथ में चल रही है। अभी तक टोटल वन विभाग और राजस्व विभाग की जो सरकारी ज़मीनों पे था उस पर करीब 33 संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है और आगे ये कार्रवाई चिन्हीकरण जैसे जैसे हो रहा है वैसे ही जारी है। एक आंकड़ा कल दिया गया था 20 से 25 का चिन्हीकरण हुआ है जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सर, अब क्या वो आंकड़ा बढ़ रहा है या घट रहा है? नहीं, 25 का जो 20 या 25 का जो आंकड़ा था उससे ऊपर 33 की कार्रवाई हो चुकी है। कि इसमें फॉरेस्ट विभाग का जो डेटा था वो कल इंक्लूड नहीं था, उसको भी इंक्लूड किया। जो कार्रवाई हो रही है इनमें ज़्यादातर मज़ारे हैं, क्या इसमें और भी धार्मिक संरचनाएं हैं? जो धार्मिक संरचनाएं पहले चरण में वो चिन्हित की गई हैं, जो सरकारी ज़मीनों पे बनाई गई हैं बिना किसी परमिशन के और कब्जे की नीयत से जो बनाई गई हैं उन पे ये कार्रवाई की जा रही है। आगे भी इस तरह की जहाँ पे जो चिन्हीकरण हमारा जारी है वो कार्रवाई जारी रहेगी। तो कार्रवाई के दौरान कहीं विरोध देखने को मिला? नहीं, इसमें जो अभी तक हमने कोई कार्रवाई की इसमें कोई विरोध ऐसा परिलक्षित नहीं हुआ। रामनगर में बड़े मीट की बिक्री को लेकर की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ अब मुस्लिम समाज के लोगों का लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। इस अवैध वसूली को लेकर नगर पालिका के एक सभासद ने भी मोर्चा खोलते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की है। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में बड़े मीट की बिक्री पर 180 रुपए किलो निर्धारित की गई थी, लेकिन समाज के लोगों को ये मीट 220 रुपए किलो बेचकर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अवैध वसूली की जा रही है। वहीं इलाके के लोगों ने भी बढ़े हुए रेटों पर रोक लगाए जाने की मांग की है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये 3-4 दिन पहले से प्रकरण संज्ञान में आया था और इस आशय के सम्मानित सभासद द्वारा भी आपत्ति दर्ज की गई थी। लिखित में भी दिया गया था कि 220 रुपया वसूल किया जा रहा है। उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि वो रेट में सुधार नहीं करते हैं तो आगामी बोर्ड की बैठक में प्रकरणों को संदर्भित कर दिया जाएगा। सर, लगातार अगर देखा जाए तो नगर पालिका के अधीन जितने भी ठेके हैं, ठेकेदार और उसके कर्मचारियों द्वारा निर्धारित मूल्य से लगातार अवैध वसूली की जा रही है, लेकिन पालिका रोक लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। कई मामले पहले भी आए। एक प्रकरण इसके पहले पार्किंग का प्रकरण आया था जिसमें ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया था और ठेकेदार यहाँ उपस्थित होकर के भी यह वचन दिए थे कि हमारे द्वारा जो है नियमानुसार ही वसूली की जाएगी। तब से दोबारा उनकी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। आपका नाम? जाहिद हुसैन। बड़े मीट को लेकर, रेटों को लेकर विवाद चल रहा है, कितना अवैध वसूली कर रहे हैं? ये 40 रुपये बढ़ती ले रहे हैं। 180 का रेट था, अभी 220 के करीब बेच रहे हैं। ये गलत है क्योंकि गरीब बस्ती हैं, गरीब लोग हैं इस खताड़ी में, इस काबिल नहीं है कि जो इतना महंगा खा सकें। उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उपनल कर्मियों को अब हर माह प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा, जो उन्हें पहले हर 3 माह में दिया जाता था। हालांकि प्रोत्साहन भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे राज्य के करीब 25,000 उपनल कर्मियों को फायदा होगा। उपनल कर्मचारियों के संगठन की ओर से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। अब सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। इस संबंध में 18 अप्रैल को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया था, जिसका शासनादेश अब जारी हो चुका है। अब खबर देहरादून से है, जहां नरबख्शी आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों शंकरपुर महमूद नगर एक घर के आंगन में खेलते हुए 4 साल के मासूम को खूंखार तेंदुआ उठा के ले गया था और पास कई आम के बगीचे में 4 साल के मासूम का शव मिला था, जिसके बाद वन विभाग ने उसे नरभक्षी घोषित करते हुए मारने के आदेश दिए थे। विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वन क्षेत्रीय अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि खूंखार गुलदार को पकड़ने के बाद अब क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। खबर उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा से है, जहां इन दिनों निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से विद्यालयों में किताबें मंगाई जा रही हैं। सरकार द्वारा सभी विद्यालयों को आदेशित किया गया था, लेकिन सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबें चलाई जाएंगी और एनसीईआरटी की किताबें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों से बाजार में उपलब्ध है। लेकिन इसके बाद भी निजी विद्यालयों द्वारा अपनी कमीशन खोरी को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की किताबों को न चलवा कर स्कूल से अन्य सिलेबस की किताबें चलवाई जा रही है, जिनसे परेशान होकर अभिभावकों ने लगातार खटीमा में मोर्चा खोल दिया है। आपको बता देंगे अभिभावकों द्वारा तहसील परिषद में सांकेतिक धरना दिया गया। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा विद्यालय में छापेमारी की कार्रवाई
कार्रवाई की गई और छापेमारी की कार्रवाई के दौरान किताबें भी मिली जो एनसीईआरटी के सिलेबस से बिल्कुल अलग है। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर शिक्षा विभाग और निजी विद्यालयों की मिली भगत से अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा लगातार विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबें चलाई जाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की बातों को भी ताक पर रखकर निजी विद्यालय और शिक्षा विभाग की मिली भगत से विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबों को न चलवाकर अन्य सिलेबस की किताबें चलवाई जा रही हैं। आपको बता दें कि खटीमा के समाज सेवी भुवन जोशी ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी से हमारी वार्ता हुई है और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हमें 2 दिनों का आश्वासन दिया गया है। अगर 2 दिनों के अंदर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक माह से हम लगातार जो निजी विद्यालयों की मनमानी को लेकर हम प्रशासन से वार्ता भी कर रहे हैं और प्रशासन हमारे निवेदन पर कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन की जो मनमर्जी और जो उनकी कमीशन खोरी का जो उनका एजेंडा है, तानाशाही जिसे हट कहते हैं, हठधर्मिता, और जो लीड की पुस्तकें वो चलाना चाह रहे हैं एनसीईआरटी की किताबों को छोड़कर, उसको लेकर हम यहाँ पे धरने में बैठे हैं और हम चाहते हैं कि विद्यालय प्रबंधन एनसीईआरटी की किताबें चलाएं। और अभिभावक की भी मंशा यही है कि जो जिन बच्चों ने जो पेपर देना है एनसीईआरटी पैटर्न में पेपर देना है और वही पैटर्न बच्चों के पढ़ेंगे तो बच्चों का अच्छे नंबर से बच्चे पास होंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपने उसमें। और जो लीड की किताबें विद्यालय एक अपनी एजेंडा या अपना कमीशन को या अपनी तानाशाही को लेकर जो चलाना चाह रहा है हम उसके खिलाफ मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमने मामला बताया, दिया भी है और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यप्रणाली पे विश्वास है। निश्चित वो ये इस मामले का संज्ञान लेकर जो दोषी होंगे, इसमें जो भी अधिकारी, जो भी विद्यालय प्रबंधन दोषी होंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने हमारी शिकायत पर जाँच की थी, छापेमारी की थी और जो नियमानुसार उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को नोटिस भी दिया है और नोटिस के क्रम में अब जो आगे कार्रवाई विभाग और प्रशासन ने करनी है, हम निवेदन कर रहे हैं कि विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई होनी। खबर मुनस्यारी से है, जहां मुनस्यारी में दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक नेचुरल केयर सेंटर का उद्घाटन क्षेत्र के सम्मानित लोगों द्वारा किया गया। डॉक्टर ए.के. चौहान ने आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा शरीर की समस्त बीमारियों का इलाज अब मुनस्यारी में सस्ता और गुणवत्ता पूर्वक उपलब्ध कराने की जानकारी दी। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, भाजपा मंडल अध्यक्ष हीरा चेराल, विधायक प्रतिनिधि समेत तमाम लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आशा करता हूँ कि आपके क्षेत्र में आयुर्वेदिक को लेकर आया हूँ, दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक नेचुरल केयर। हम पूरा कोशिश करेंगे कि यहाँ के आम जनताओं को, जो हमारे पेशेंट हैं, उनको सही से ट्रीटमेंट किया जाए, उनको इसका बहुत लाभ पहुँचे, ताकि जिस प्रकार से एलोपैथिक दवाई से बहुत नुकसान हो रहा है बॉडी के अंदर, उससे वो निजात पा सके। और आयुर्वेदिक को हम लोग बहुत ही प्रसार से उसको आगे बढ़ाएंगे और आशा करता हूँ कि इसमें आप सबका हमें सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। सर, आपका नाम? डॉक्टर उत्तम कुमार, घरामी। अब खबर रामनगर से है, जहां बुधवार सुबह उधम सिंह नगर क्षेत्र में 2 युवक बाइक से रामनगर जाते हुए कोटाबाग जा रहे थे। इसी बीच बैल पड़ाव के समीप किसी अज्ञात वाहन ने बाइक पर टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर चौकी पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। अब खबर बागेश्वर से है, जहां मानसून आने से पहले ही जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने संचार व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बीएसएनएल के 6 नए टावरों के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्रों के संचार टावरों में बैटरी, ईंधन आदि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। तहसीलदारों से जांच कराकर रिपोर्ट जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। वहीं बैठक में अधिशासी अभियंता की अनुपस्थिति के चलते जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता का वेतन रोक दिया। साथ ही सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अगर ऐसी शिकायत दोबारा मिली तो वेतन रोकने की जगह सीधा निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहाँ विकासखंड सल्ट के विकासखंड सभागार सल्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित कूड़ा निस्तारण के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में गीले सूखे कूड़े के पृथकीकरण, एकत्रीकरण की जानकारी ग्राम प्रधानों को दी गई। कार्यशाला में ग्राम पंचायतों में आने वाले केंद्रीय वित्त से टाइट और अनटाइट धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जाए वो भी बताया गया। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दीजिएगा। देखिए, आज सल्ट ब्लॉक में जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण हेतु जिला अधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में एक कार्यशाला की आयोजित की गई थी, जिसमें सभी प्रधानगणों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सूखा और गीला कूड़ा कैसे उसको पृथकीकरण करें, उसका एकत्रीकरण कैसे होना है, फिर इसके बाद इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन रोड हेड तक कैसे करना है ग्राम पंचायत के, इसके विषय में उनको जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो केंद्रीय वित्त का जो पैसा है, जिसमें टाइट और अनटाइट वाला है, इसमें कतिपय ग्राम पंचायतों में पैसा अवशेष रह जाता है, उसको कैसे ये खर्च करें, किस किस प्रकार से कार्य योजना बनाएं, उसके विषय में जानकारी दी गई। इसी के साथ मनरेगा से जो है नेशनल मोबाइल कॉन्टैक्ट सिस्टम है, उसके विषय में भी प्रधानों को जागरूक किया गया। हमारे जिले से आए हमने पूर्ण विस्तार रूप से बताया प्लास्टिक का निस्तारण के लिए क्या क्या है, जिससे हमारे गांव की स्वच्छता बनी रही। नदी नालियों में जो हमारे
सड़े गले चीज पड़े रहते प्लास्टिक के कारण, जो प्लास्टिक के अंदर बने रहते हैं। प्लास्टिक का पृथकीकरण का जो नियम था कि गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग रखना, जिसके लिए हमने पहले ही अपनी ग्राम पंचायत में है, लेकिन इसको हमने जोर शोर से इसको अब आगे ले जाना है और नई पीढ़ी को बिल्कुल स्वस्थ बनाने के लिए यह अभियान की हम आज से शपथ लेंगे और ये सारी जानकारी उन्होंने दी, जिससे आप पूर्ण रूप से अपने गाँव में आसपास के लोगों को बोलेंगे, कहीं भी पहुँचे आप चाहे मार्केट में पहुँचे, अपने गाँव में रहे या बाहर से आए, तो स्वच्छ करने वाले को। खबर चमोली जिले के कर्णप्रयाग से है, जहां कर्णप्रयाग संगम तट पर एक व्यक्ति ने नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और एसडीआरएफ पुलिस टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर किस व्यक्ति ने और क्यों ये छलांग यहां पर लगाई है। खबर किच्छा से है, जहां भाजपा नेता त्रिलोक सिंह नेगी को कर्मकार बोर्ड का सदस्य नामित करने पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान त्रिलोक सिंह नेगी ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत सभी का आभार जताते हुए कहा कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं बखूबी निर्वहन करूंगा। पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी है श्रम आयोग सदस्य बनाया है, इसमें गरीबों के लिए जो भी कार्य के लिए वो अपने ईमानदारी से पार्टी द्वारा हमारे जो अध्यक्ष मनमोहन सक्सेना जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर हमारे एक बहुत ही कर्मठ साथी, बहुत पुराने कार्यकर्ता त्रिलोक नेगी जी को राज्य सरकार में जो श्रम निर्माण श्रमिक हैं कल्याणार्थ जो हमारा आयोग है उसमें आप मेंबर बने हैं। सिर्फ 3 ही मेंबर बनते हैं पूरे प्रदेश में, उसमें से आप एक हैं। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और ख़ासतौर से उन श्रमिकों की जिम्मेदारी जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, जिनका कोई पीएफ नहीं कटता, जिनका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार ने एक योजना बनाई कि ऐसे श्रमिकों का हम चिन्हीकरण करें और जो विकास कार्य होते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, कहीं विकास प्राधिकरण से शुल्क आता है, तो सारा शुल्क एक सेस के रूप में इकट्ठा होता है और उस पैसे से उन श्रमिकों को पेंशन देने का काम, उनको इक्विपमेंट्स देने का काम, उनकी बच्चियों की शादी के लिए पैसा देना, उनके इलाज के लिए पैसा देना और उनके कल्याणार्थ तमाम योजनाओं का संचालन इस बोर्ड के माध्यम से होता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण बोर्ड में त्रिलोक नेगी जैसे नेता का जाना हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है, हमारे लिए गौरव का क्षण है। हम सब त्रिलोक नेगी जी को बधाई दे रहे हैं और आज इसी के निमित्त यहाँ उनके स्वागत का कार्यक्रम था जो बहुत अच्छे सम्मानित। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।